तुम्हारे आसपास किसका मकान है, किसकी दुकान है, कौन सी दुकान है, ये सब कुछ समझ करके ही कदम आगे बढ़ाना। खाली पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, आंख मूंद करके सौदा मत करना। आंख मूंद करके सौदा बिल्कुल मत करना। ये भी देखना पड़ता है, यदि हमारे पास में हमारे साधर्मी का घर नहीं है, यदि वह सवर्णों का घर नहीं है, तो हमें वहाँ पर जमीन नहीं लेना चाहिए, वहाँ जमीन नहीं लेना चाहिए। तो इस बात को अच्छे तरीके से आप सब लोगों को समझना है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जिसे आपको लिख लेना चाहिए। जो जमीन आप देखने गए हैं, आप सबसे पहले देखें कि ये मौसम कौन सा है। मौसम कौन सा है? ठंडी में जमीन देखने गए हो और उस भूमि का स्पर्श करके देखो, यदि वो भूमि गर्म लग रही है तो वह जमीन शुभ है। गर्मी में गए हो और वो ठंडी लग रही है तो वह भूमि शुभ है। ठंडी में गर्म स्पर्श, गर्मी में ठंडा स्पर्श और बारिश के मौसम में अर्थात इस समय आप जाओ तो वो ठंडे गर्म दोनों रूप में यदि एहसास कराए तो आचार्य कहते हैं स्पर्श से वह भूमि आपके लिए शुभदायक है, क्योंकि वह भूमि यह संदेश दे रही है। गर्मी में ठंडा स्पर्श, ठंडी में गर्म स्पर्श और बारिश में दोनों तरह का वह ज्ञात हो, ठंडा गर्म महसूस हो, अर्थात गुनगुना सा महसूस हो, ना ठंडा ना गर्म। तो हाँ, तीन मौसम में ये देखने का है। क्या? तीन ही मौसम है और उसमें आपको ये बात पता चल जाती है। हमने कभी इन बातों को सुना ही नहीं, इस कारण से कभी ये बात हमारे दिमाग में आती ही नहीं। लेकिन मैं अब गारंटी लेता हूँ, इतनी सारी बातें जो मैंने भूमि परीक्षण के लिए बताई है, आपको इतनी बातों में दो चार बातें तो याद रह ही जाएंगी। दो चार बातें तो याद रह ही जाएंगी और वो दो चार बातों से भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हमारा कार्य, सारे के सारे उपाय हमें देखना नहीं, दो चार चीज़ों से भी पता चल जाता है कि हाँ, इससे भी ठीक लग रहा है, इससे भी ठीक लग रहा है, इससे भी ठीक लग रहा है, इसलिए यह भूमि लेने के योग्य है, हमारे कार्य की है। इसीलिए मैंने आपसे इन सब बातों को कहा। जमीन के, मिट्टी के तो कई कलर आपने देखे ही होंगे, कई कलर देखे होंगे आपने। आपने भूरी मिट्टी देखी होगी, आपने काली मिट्टी देखी होगी, आपने लाल मिट्टी देखी होगी, आपने पीली मिट्टी देखी होगी। देखिए, आपको ये जहाँ कोटा स्टोन आदि निकल रहा ना, आपको वहाँ पर हरी मिट्टी भी दिख जाएगी। क्या है? ये सभी वर्ण वाली मिट्टियाँ होती हैं जो निश्चित तौर पर हमारे लिए पहले ही संदेश दे देती है कि कौन सी मिट्टी वाली जमीन हमारे लिए क्या कारण बनती है। एक थोड़ी सी बात आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना है। क्या? हरित वर्ण की भूमि, हरित वर्ण वाली जो भूमि है, हरे कलर की जो मिट्टी है, यदि कहीं दिखाई दे आपको, बहुत कम मिलती है, कहीं दिखाई दे, तो आप ये मान के चलना वह आपके लिए वृद्धि कारक है। कैसी है? वृद्धि कारक है, आपकी बढ़ोतरी में कारण बनेगी। यदि पीले मिट्टी वाली जमीन दिखाई दे, पीली मिट्टी वाली जहां पर होता है, जहां पर वर्णा आदि ज्यादा होता है ना, जहां पथरीले स्थान होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर पीले वर्ण की मिट्टी होती है, वो आपको राजकीय लाभ
यश और प्रतिष्ठा देने वाली है। पीली मिट्टी में बना हुआ मकान आपको राजकीय लाभ देगा, राजकीय पद प्रदान करेगा, इसके साथ यश भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा। पीली मिट्टी का मकान एक काम करता है। और ऐसे मकान के लिए जो व्यापारी लोग हैं उन्हें पीली मिट्टी वाले मकान को सबसे पहले पसंद करना चाहिए। व्यापारियों को पीली मिट्टी का जो स्थान क्षेत्र मिलता है तो उसे आप पहली फुर्सत में पसंद करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। इसके साथ सफ़ेद मिट्टी बहुत कम मिलती है, जहाँ पर चूने आदि का क्षेत्र होता है, जहाँ चूना आदि बहुत ज़्यादा निकलता है, वैसी ज़मीन सफ़ेद मिट्टी वाली होती है। तो श्वेत मिट्टी वाली ज़मीन भी सभी प्रकार से सुख समृद्धि में कारण बनती है, वह ज़मीन भी लेने के योग्य। काली मिट्टी वाली जो ज़मीन है वो हमारे संतान वृद्धि में कारण बनती है, परिवार वृद्धि में कारण बनती है। ऐसी ज़मीन हो, काली मिट्टी में बना हुआ मकान, निश्चित तौर पर वह संतान की वृद्धि में हमारी कारण बनती है। इसलिए काली मिट्टी वाला भी अच्छा होता है। लेकिन लाल मिट्टी वाली ज़मीन सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को, ठाकुरों को, राजपूतों को सूट होती है। क्या? लाल मिट्टी वाली ज़मीन उनको सूट होती है, बाकी लोगों के लिए वो क्लेश में, भय में निमित्त और कारण बनती है। लाल मिट्टी की ज़मीन जितने भी राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, ये लोग आंख मूंद कर के यदि वहाँ पर लेते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन बाकी वर्ण वालों के लिए वो क्लेश में कारण है, भय में कारण है। इसलिए लाल मिट्टी वाली ज़मीन से बचना चाहिए। इस तरह से हमारे आचार्यों ने ये बहुत सारी बातें हमारे लिए बतलाई है और इन बातों को जान करके, समझ करके हमें ज़मीन का क्रय करना चाहिए और अपने मकान का निर्माण उन स्थानों पर करना चाहिए। इसके अलावा मकान के आकार के बारे में कल मैंने आपको बताया था। समचौरस हो, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। आपने पुरानी जितनी भी हवेलियां देखी हों, पुराने जितनी भी हवेलियां देखी होंगी, पुराने जितने भी मकान देखे होंगे, वे सारे के सारे समचौरस होते थे। इसका मतलब है पहले के लोग हमसे ज़्यादा वास्तु पर विश्वास करते थे। आज जगह कम हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए। पहले लोग कम थे और जगह बहुत ज़्यादा थी, तो हर व्यक्ति अपना मकान आलीशान तरीके से हवेली बनाता था, अटारी बनाता था, महल बनाता था, और वो चारों तरफ से सम होता था, लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर होती थी। मकान के बीचों बीच आंगन होता था। मकान के बीचों बीच आप देखो, पुराने मकान आपने देखे हो, बीचों बीच आंगन होता। अब बीचों बीच आंगन होता था और सामने जब एक द्वार होता था तो पुरुषों के घर से बाहर जाने के बाद महिलाएं मुख्य द्वार को आराम से बंद कर देती थी और फिर उन्हें कपड़े सुखाना, नहाना धोना, अनाज सुखाना, पापड़ सुखाना, बड़ी सुखाना, जो कुछ भी सुखाना है सारा उनके आंगन में ही सारा काम हो जाता था। उन्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत। सब लोग अपने अपने कमरे में होते थे। अचानक यदि बारिश में आदि भी आ जाए तो ना उन्हें ऊपर चढ़ना, ना बाहर भागना, ना कहीं जाना। वो सब बाहर कमरे से निकलते थे और सीधे सीधे 2 मिनट के अंदर सब कुछ सामान उठ जाता था, गीले होने से बच जाता था। ये बहुत सारे फायदे होते थे। लेकिन अब इतनी जगह तो है नहीं कि आदमी बीच में, घर के बीच में आंगन बनाए। है जगह नहीं। तो सबसे अच्छा जमीन का आकार है समचौरस, उसके बाद है लंबचौरस। क्या है? दक्षिण से उत्तर में लंबा होना, पूरब से पश्चिम में चौड़ा होना। पूरब से पश्चिम में, उत्तर से
दक्षिण से उत्तर ये लंबा चलेगा, 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट, 80 फुट जितना है वह चलता है। और यूं जो चौड़ाई है पूरब और पश्चिम की वो कम हो, 20 फुट हो, 30 फुट हो, चौड़ाई से लंबाई से कम। तो वो स्थान, वो भूमि आपके लिए अत्यंत फलदायी होगी, या तो समचौरस या लंबचौरस में दक्षिण उत्तर का ये लंबा चौड़ा भाग। अब आप कहोगे महाराज श्री, जैसे मैंने कल कहा था, 2 ही प्रकार के मकान होंगे। रास्ता यदि पूरब से पश्चिम में जा रहा है, रास्ता पूरब से पश्चिम में जा रहा है तो उत्तर दक्षिण वाले मकान होंगे, और यदि रास्ता दक्षिण से उत्तर में जा रहा है तो पूरब पश्चिम वाले मकान होंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? जैसे रास्ते होंगे वैसा ही प्लाट कटेंगे और वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन कोशिश यही हो कि हमारे पास दक्षिण से उत्तर में लंबाई वाला यदि प्लाट मिलता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, पश्चिम से पूरब वाला मिलता है तो वो श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है, चलेगा। लेकिन यदि दक्षिण से उत्तर वाला मिल जाता तो ये सोने में सुहागा था। क्या था? सोने में सुहागा। अब प्रश्न अभी आया था कि कौन सी राशि वाले को कौन सी दिशा का मकान लेना चाहिए। 12 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 12 राशि और 4 दिशाएं। 12 राशि हैं और 4 दिशाएं। 12 राशि में पहली राशि है मेष, दूसरी है वृषभ, तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क। पहली मेष, दूसरी, आप इसको ऐसे ही करके जोड़ा बना लोगे तो कहीं आप ऊपर मेष लिखो, राइट में आप आए तो वहाँ पर वृषभ लिखे, नीचे आए तो आप मिथुन लिखे, और यहाँ पर लेफ्ट में आए तो वहाँ पर कर्क लिखे। क्या? पूर्व दिशा में मेष, ईस्ट में मेष लिख दो। चलो, आपको कुछ समझ नहीं आता है। पूर्व में मेष, दक्षिण में वृषभ, पश्चिम में मिथुन और उत्तर में कर्क। ये 4 राशियां हो गई और 4 दिशाएं हो गई। उसके बाद फिर 4 राशियां हैं। पूर्व में लिखो सिंह, दक्षिण में लिखो कन्या, पश्चिम में लिखो तुला और उत्तर में लिखो वृश्चिक। अब इसके बाद फिर 4 राशियां। फिर आप लिखो पूर्व में धनु, पूर्व में धनु, दक्षिण में मकर, पश्चिम में कुंभ और उत्तर में मीन। ये 12 राशियां 4 दिशाओं में हमने विभाजित कर दी। 12 राशियां 4 दिशाओं में हमने विभाजित कर दी। अब जो व्यक्ति, अर्थात जिसके नाम से जमीन ली जा रही है, उसकी राशि कौन सी है। अब राशि भी 2 प्रकार की होती है। एक जन्म राशि होती है और एक बोलते नाम की राशि। कितनी राशियां होती है? एक जन्म राशि होती है। आपका नाम विमल जी जैन नानता वाला है। क्या है? विमल जब नाम है तो ये बोलता नाम है या राशि का नाम है? बोलता नाम है या राशि का नाम है, यह जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। सुरेश आपका नाम है तो ये बोलता नाम है या राशि का नाम है, यह जानना जरूरी है। जगदीश जो नाम है, ये बोलता नाम है या राशि का नाम है, जानना जरूरी।
आपने जान लिया कि ये मेरा बोलता नाम है। क्या है? राशि का नाम तो मेरा पन्ना लाल है। राशि का नाम तो मेरा पन्ना लाल, और राशि का नाम यदि पन्ना लाल है तो मेरी राशि हुई कन्या, और मेरा नाम बोलता हुआ विमल चंद है। तो राशि हुई वृषभ। बोलते नाम में भी दक्षिण दिशा ठीक है, और राशि के नाम में भी दक्षिण दिशा ठीक है। दोनों में नाम, दोनों में सही हो गए, क्योंकि वृषभ और कन्या तो दोनों के हिसाब से बढ़िया है। तो आप यदि दक्षिण मुखी मकान होता है तो कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब ये बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं, सुनो। मेरे पिताजी का नाम था वीरचंद। क्या नाम था? वीरचंद। और जो मेरे पिताजी ने अपने जमाने में मकान बनाया, अपने जमाने में जब वो थे उस समय मकान बनाया, अब वो बनाया दक्षिण मुखी। क्या बनाया? दक्षिण मुखी। अब दक्षिण मुखी मकान उन्होंने बना दिया, शानदार मकान, बड़ा फला फूला, 5 भाई 3 बहनें, 8 संतानों को उन्होंने जन्म दिया, धन धान्य से संपन्न, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अब देखो जो मकान उन्होंने बनाया, हिस्से में उनको 1 रुपया मिला। कितना मिला? 1 रुपया मिला, और कुछ भी नहीं। अपनी पत्नी अर्थात सरस्वती बाई अर्थात मेरी माँ से कहते हैं कि देख, बंटवारा हो गया, 1 ही रुपया मिला है, और 1 रुपये में अपन कुछ कर सकते नहीं, क्या करेंगे? ना खेती ना किसानी, कुछ नहीं दिया है। अब 1 रुपया है, अब आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं। आज मैं ये रुपया लेकर के जुआ खेलने जा रहा हूं, और वो 1 रुपया लेकर के जुआ खेलने चले। ये सत्य घटना है मेरे पिताजी की, जो मैं आपको बता रहा हूं। 1 रुपया लेकर के चले गए। मेरी मां कहती है जब वे सुबह लौटे तो जो गमछा गले में डाल करके गए थे वो गमछा तो था, और जिनके साथ खेल रहे थे उनके गमछों में भी रुपया बांध करके घर लेकर के आए, और ला करके पटक दिया कि देख, आर पार की लड़ाई थी, आज मैं इतना जीत करके आया। और उन्होंने उसी दिन 32 एकड़ जमीन खरीदी। समझदार दिख रहा है आदमी को। 32 एकड़ जमीन खरीदी, गांव में नया मकान बनाया, वो भी डबल स्टोरी का, गांव का पहला पक्का मकान, छत वाला। अन्यथा पहले खपरेल वाले मकान होते थे, जो मेरे जन्म के पहले ही बन चुका था। वो मकान बनाया दक्षिण मुखी, ठीक है। खूब फले फूले, कहीं कोई तकलीफ नहीं। सारे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। एक बेटा जो बड़ा वाला था वो इंजीनियर बन गया, दूसरा आकर के खेती किसानी सारी जो 32 एकड़ थी पूरी संभालने लगा। तीसरा बेटा उनका ठेकेदार बनकर के बड़ा काम करने लगा। चौथा बेटा पंडित विद्वान बनकर के सब कुछ काम करने लगा। 5वां बेटा मुनि बनकर के तुमको उपदेश देने लगा। 3 बेटियां, 2 ब्रह्मचारिणी बनकर के जिन्होंने डॉक्टरेट किया, डबल MA किया, न्याय में महारत हासिल की, ज्योतिष वास्तु शास्त्र में निष्णांत हुई, एक आर्यका के पद पर प्रतिष्ठित होकर के चिंतनमती नाम से कहलाई। सब कुछ दक्षिण मुखी मकान उनको हर तरह से फला, हर तरह से। नाम क्या था? वीरचंद। राशि कौन सी थी? वृषभ। कौन सी राशि थी? कौन सी राशि थी? वृषभ राशि। वृषभ राशि उनके लिए फलीभूत हुई, और मैंने इसे अच्छे से देखा। उनकी मृत्यु के बाद वह मकान उनके उस बेटे को मिला जिसकी राशि दक्षिण दिशा से मेल नहीं खाती थी। उसकी राशि कुंभ थी, उसकी राशि कुंभ थी, उसे मिला।
यदि वो मकान मुझे मिलता, यतीश, यदि वो मकान मुझे मिलता तो मैं अपने पिता की राशि वाला विवेक कुमार था, पिता की राशि वाला तो मुझे फलता। लेकिन वह कुंभ राशि वाले के पास गया, वो पूरा का पूरा मकान खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब उसके बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये मकान आपके नाम करते हैं, आपको देते हैं, देख रहा है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हकीकत बात कि महाराज श्री ये मकान हम आपके लिए, कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जैसे आपने तपोभूमि बनाया वैसे यहाँ पर जन्मभूमि बनवा दो और वो काम हो जाए। जैसे ही उन्होंने मेरे नाम किया, आज उस जमीन पर 5 माले का स्थान बन करके खड़ा तैयार हो गया। राशि का इतना इफेक्ट में घर में होता तो वृषभ राशि वाला था और यहाँ हूँ तो कन्या राशि वाला हूँ। कौन सी राशि वाला हूँ? ये मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आपके साथ वो बैठता है नहीं बैठता है आप जानो, लेकिन ये सच्चाई लिए हुए होता है। अब ऐसी स्थिति में हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि मकान की दिशा देख करके वह मकान अपने उस बेटे बहू आदि के नाम करके देखो। बेटा तुम्हारी, बहू तुम्हारी, पोता तुम्हारा, सब तुम्हारे करके देखो। हो सकता है जिस मकान में तुम रह रहे हो वो अभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नाम परिवर्तित होने के साथ वही मकान सोना भी उगलने लग सकता है तुम्हारी सुख शांति में भी कारण। ट्राई अगेन। घर की बात घर में ही है, घर की बात। इस हाथ को देना है, कुछ थोड़ी करना है, बस एक्सचेंज आप करके ट्राई करके देखो। हो सकता है कि इतने मात्र से आपके सारे वास्तु में परिवर्तन आ जाए। हो सकता है, हो ही कोई जरूरी, पर हो सकता, संभावना पूरी है साथी। आप सबसे मैं कह रहा हूं। तो यहां पर जिस वास्तु को, आवाज क्यों आने लगी, जिस वास्तु को हम समझ रहे हैं उसे हम अच्छे से समझें। तो दिशा मैंने बता दी। इसके अलावा यदि वह मकान का किसी का ईशान कोण बढ़ रहा है, किसी का आग्नेय कोण बढ़ रहा है, किसी का नैऋत्य कोण बढ़ रहा है, किसी का वायव्य कोण बढ़ रहा है, तो ऐसी जो जमीनें होती हैं ज़्यादातर हमें त्यागना चाहिए। और यदि ले ही ली है तो हमें कम से कम नक्शा बनाने में बराबर तरीके से बैलेंस बना करके उस कोने को छोड़ देना चाहिए। उस कोने को 10-15 फुट 20 फुट जमीन चली जाए, चले जाने देना, लेकिन उसे बिल्कुल जमीन को नाप तौल करके व्यवस्थित करना। कई बार लोग लोभ लालच में आकर के आड़े तिरछी नींव डाल करके आड़ा तिरछा मकान बना लेते हैं, जो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है, हो सकता है। पुण्य का तीव्र उदय हो तो शमशान में रहने के बाद भी तुम्हें रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिल जाए, तीव्र पुण्य का उदय हो तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वास्तु पर विश्वास करना, अंधविश्वास, उनके साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा ऐसा, उनका अच्छा हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा होगा ऐसा, उनका बुरा हुआ तो तुम्हारा भी बुरा होगा ऐसा। ट्विंस बच्चे पैदा होते कैसे होते? 1 मिनट का अंतर होता है। मनोज जी, कितने मिनट का? 1 मिनट का। 1 मिनट का अंतर है, और 1 मिनट के अंतर में एक भाई
कहाँ से कहाँ पहुँच गया और दूसरा भाई जो था उसे भी बेच बाच करके किराए के मकान में पहुँच गया। क्या हुआ? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों एक बाप के बेटे हैं और दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। एक देखो तो कहां से कहां है और दूसरा जो है वो अपने भाई को सहयोग सपोर्ट कर करके कोशिश करता है कि भाई ये भी आगे बढ़ जाए। ऐसी पोजीशन हम देखते हैं, अपने बीच में देखते हैं। किसका पुण्य साथ दे कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परिवार में सब प्रकार के लोग होते हैं और सबका अपना अपना पुण्य होता है। ठीक, तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, विश्वास रखिएगा। अंधविश्वास सबसे पहले हमारा उद्देश्य ही है लोगों के दिमाग से वास्तु के प्रति जो अंधविश्वास हो गया है उसे तोड़ना और जो विश्वास खत्म हो गया है उसे पैदा करना। उसे हाँ नहीं, आप इस पर विश्वास रखिए, ये निमित्त है, कारण है, वो आपको काम देंगे। चलो आगे बढ़ते। ये दिशाएं बता दी ना। हाँ, ये जो राशि वाला जो मैंने बताया है कि आपको यदि पूर्व दिशा में मेष, सिंह और धनु ये 3 राशि वाले हैं तो इनके लिए ये दिशा श्रेष्ठ है। इनके लिए दिशा वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए उत्तर दिशा श्रेष्ठ है। तो ये आप, इसके अलावा दूसरी दिशा भी है पर वो आपके लिए दुखदाई ही हो ऐसा मैं बार बार, आप कहीं मेरे इस प्रवचन से, इस उपदेश से भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको भ्रमित होने नहीं देना चाहता हूं। अन्यथा आप पकड़ के बैठ गए महाराज श्री ने ऐसा बताया था, ऐसा ही है। नहीं 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 नहीं, उसके साथ बहुत सारी बातें अभी आगे जो आती है ना। अभी लोगों को वास्तु का ज्ञान हो भी जाएगा तो अभी मुहूर्त का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? मुहूर्त का ज्ञान ना होने की वजह से आपने कब भूमि पूजन किया, कब शिलान्यास किया, वो भी कारण निमित्त बन जाता है कि आपने गलत टाइम में, जब अधो नक्षत्र थे तब आपने शिला रखने लगे और जब ऊर्ध नक्षत्र थे तब आप गड्ढे खोदने लगे। आपने बिल्कुल गलत कर दिया। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत सारी बातें आएंगी। एक बात को पकड़ करके हम आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सी बातें साथ चलेंगी तब जा करके निष्कर्ष निकलेगा। एक से निष्कर्ष नहीं निकलता है, इस बात को समझना है। चलो, वे जो भूमियाँ हैं यदि आड़ी तिरछी हैं, कोने आदि बढ़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें बात आती है गोमुख और सिंहमुख की। क्या होती है? ये बहुत बात आती है। ये मकान, ये जमीन गोमुखी है, ये जमान बाघमुखी है। क्या है? जिस तरह से सामने का जो जमीन का हिस्सा है वो सकड़ा हो और पीछे का हिस्सा चौड़ा हो, ये जमीन गोमुखी कहलाती है। क्या कहलाती है? सामने का हिस्सा सकड़ा है, 2 फुट 4 फुट 5 फुट सकड़ा है और पीछे जाकर के बढ़ा हुआ है। तो ऐसी जमीन व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी जमीन व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिसका मुख चौड़ा है और पीछे का हिस्सा सकड़ा है वो बाघमुखी कहलाता है। वो जमीन अच्छी नहीं मानी गई है, ऐसा वास्तु शास्त्र में विशेष करके निरूपण किया गया है। गोल जमीन हो, त्रिकोणी जमीन हो, कटी फटी जमीन हो, छिद्र वाली जमीन हो, आड़ी तिरछी जमीन हो, ऐसी जमीनों से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। इसके साथ जैसे मैंने कल कहा था
कि जिस जमीन में न्योले हों वो जमीन आपको आंख मूंद करके ले लेना है। ठीक है। यहां पर एक विशेष बात कि जिस जमीन में कौवे तो हों, जिस जमीन में कौवे तो हों, लेकिन वे जमीन यदि उस जमीन पर शाम के समय आकर के चोंच मारते हो। क्या मारते हो? शाम के समय कौवे तो रहते हैं, लेकिन शाम के समय आकर के वहां पर चोंच मारते हैं, कुछ बीनते हैं, कुछ खोदते हैं, वो करते हैं। वो जमीन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उपयुक्त है, वह जमीन हमें ले लेना चाहिए। वो संकेत दे रहे हैं कि आप इसके भीतर से धन धान्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि वो ना मिले तो इस जमीन में रह करके आप धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। ये बात विशेष रूप से। इसके अलावा राजस्थान है, ये राजस्थान में मोर सर्वत्र पाए जाते हैं। मोर सर्वत्र पाए जाते हैं। जिस जमीन में मोर आकर के अपने पांव से जमीन खोदते हैं, वह जमीन भी हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। वह जमीन ले लेना चाहिए। अब देखो, जहां पर रानपुर में कहीं मोर जमीन खोदते हुए दिखाई दें, क्या शहर में तो संभव नहीं है कि यहाँ कहीं आपको मोर और दिखाई दे जाए, सब बाहर ही संभव है। तो कहीं ऐसे गांवों में वो दिखाई देता है तो वो हमारे लिए उपयुक्त होती। तीसरी बात, जिन मकानों में लंबे समय से कोई विधवा स्त्री रहती हो, जिस मकान में लंबे समय से अकेली कोई विधवा स्त्री रहती, जिस मकान में कोई परित्यक्ता, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, ऐसी स्त्री रहती हो, जिस मकान में नपुंसक लोग रहते हो, वह जमीन लेने के योग्य नहीं है। वह जमीन लेने के योग्य, विधवा हो, परित्यक्ता हो, नपुंसक हो, वे लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, या ऐसे लोग रहते हैं जो कभी उस मकान में सुखी रहे ही नहीं, हमेशा रोते ही रहे। वह मकान औने पौने भाव में भी मिले तो भी मत लेना, क्योंकि वह मकान फलदायी, हमेशा जो वहाँ पर रोया है वह व्यक्ति उस मकान में हम जाकर के कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसी तरह से जिस भूमि के चारों तरफ 100 गज में कोई चिता आदि जलाई जाती है, वह भूमि भी लेने के योग्य कितना 100 गज, कितना 100 गज छोड़ना, उसके बाद ही वो लेने के योग्य नहीं है। मैं कर्नाटक में था, और कर्नाटक एक अलग प्रकार का प्रदेश है, या यूं कहें कि उससे अच्छा कोई प्रदेश नहीं है तो भी चलेगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज तो कहते थे, साधु संतों को यदि साधना करनी है तो उन्हें कर्नाटक में ही रहना चाहिए। वे कर्नाटक के थे इसलिए नहीं, वहाँ का मौसम साधु संतों की साधना के अनुकूल है। वहाँ पर धूप तो गर्म होती है, लेकिन कभी हवा गर्म नहीं होती। हमारे यहाँ लू लपट सब चलती है, वहाँ हवा कभी गर्म नहीं होती। वहाँ साधु संत इत्मीनान से कहीं भी रहें, किसी प्रकार के उन्हें कृत्रिम चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा प्रदेश। खान पान जो वहाँ का है वो एकदम शुद्ध है, क्योंकि सब कुछ उनके घर में ही पैदा होता है। अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती है, दूध पैदा होता है, घी पैदा होता है, दही पैदा, सब घर में ही होता है। तो साधु को रोज 100% शुद्ध मिलता है।
वहां पर लोग मृत्यु आदि होने पर शोक नहीं करते। रोना धोना जैसे हमारे यहाँ पर भयंकर होता है, वहां पर शोक तो होता है, पर इतना नहीं कि बिल्कुल हाय तो वह मचा रखे छाती कूट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पर बड़े मृत्यु आदि होने पर बिल्कुल सरलता सहजता के साथ अंतिम क्रिया आदि करते हैं, लेकिन शोक का ज्यादा प्रदर्शन वहां पर नहीं होता है। दुख है लेकिन प्रदर्शन नहीं। मैंने वहां अपनी आंखों से देखा, ऐसा वह प्रदेश है। वे लोग कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति यदि मृत हुआ है तो उसका संस्कार, अंतिम संस्कार शमशान में ना करके खुद के खेत में करते। क्या? खुद के खेत और खलिहान। कोशिश उनकी ज्यादा वही रहती है कि हमारे पिताजी गए, हमारे दादाजी गए हैं, तो मैं यहाँ वहाँ नहीं, अपने खेत में ही उनका वो संस्कार कर। मृत्यु होने के बाद वो किसी के आने का इंतजार नहीं करते कि वो व्यक्ति बेंगलोर से आ जाए, वो यहाँ से आए, उसके बाद लेकर के जाएंगे। यहाँ पर मृत्यु हुई और घंटे 2 घंटे में तो संस्कार कर देंगे। रात में यदि मृत्यु हो गई 9 बजे तो 10 बजे संस्कार कर देंगे। रात को 1 बजे मृत्यु हुई तो 2 बजे संस्कार कर देंगे। वो कहते हैं कि शरीर को ज्यादा देर रखेंगे तो उसमें अनंत जीव पैदा हो जाएंगे और वो हिंसा का कारण बनेगा। इतना सोच रखते हैं वे कर्नाटक के लोग। मैं तो धन्य हो गया कि भाई इतना ज्यादा धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। तो वहाँ का एक अपना सोच है। हम लोग तो अगर बाप रात में, वो रात में ही शमशान ले जाए, कोई 2-2 बजे रात को। ये बैठे महाराज सिंह से पूछना, कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन किसी ने समाधि ली है, संलेखना पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर उसका वो रात में संस्कार नहीं करते हैं, सुबह सूर्योदय होने के बाद ही संस्कार। और वहाँ पर संलेखना की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारे यहाँ तो ग्रस्त संलेखना लेता ही नहीं है, यहाँ पे मान के चलो। और वहाँ पर चारों तरफ गांव में जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ताइयाँ होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीती हैं, और वे लोग जो संलेखना लेता है संलेखना दिलाते हैं, नमोकार सुनाते हैं, त्याग करवाते हैं और संलेखना उसकी करवाते हैं। ऐसी कर्नाटक में आज भी सुखद परंपरा है जो हमारे यहाँ से पूरी खत्म हो गई। तो कुछ चीज़ें, मैं 3 साल कर्नाटक रहा, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। 3 साल मायने रखते हैं, लेकिन बहुत ही पहले मुझे लगता था कि इस प्रदेश में अपने को कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा, लेकिन सब लोग अच्छे हैं। तो वहाँ पर ये सब बातें विशेष रूप से होती हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि शमशान भूमि से यदि मैंने, जो मैं बताने जा रहा था उनके माध्यम से, यदि मैंने अपने पिताजी का संस्कार अपने खेत में किया है तो मेरा खेत शमशान नहीं है। क्या? नहीं तो आप समझो कि वो जैसे कि अभी हमने छुल्लक जी का संस्कार यहाँ पर कर दिया तो वो भूमि शमशान नहीं हो गई, वो भूमि चिता स्थल नहीं हो गया, वो नहीं हुआ है। शमशान भूमि जहाँ है, जहाँ पर पर्टिकुलर सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो छज्जा बना करके, टीन शेड बना करके बनाया, उससे 100 गज की दूरी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको इतनी सारी बातें कर्नाटक की भी बता दी, क्योंकि प्रसंगबद्ध सारी बातें बताना जरूरी होता है। आचार्यों ने हम लोगों को विहार करने की परमिशन क्यों दी है कि लगातार विहार करो, देश देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ। तो आचार्य कहते हैं वहाँ जाने से तुम्हें जो अनुभव होगा वो एक स्थान पर बैठे रहने से होने वाला। जगह जगह जाते हैं, तरह तरह की प्रकृति है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चर्याएं, तरह तरह का खान पान है, तरह तरह का रहन सहन है, सबसे परिचय होता है। इसलिए साधुओं को विहार करने के लिए कहा जाता है कि आप लगातार चलते रहो और अनुभव लेते रहो, और वो अनुभव मिलते हैं तो हम खुद को उन अनुभव के आधार पर मजबूत करते हैं। मैं उत्तर भारत का हूँ, ये दक्षिण भारत के, मैं वहाँ 3 साल रहा।
इनको भी यहाँ पर रहते रहते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इतना टाइम। मैंने 3 साल वहाँ का भोजन ग्रहण किया। वो ज्वारी में खाता था वहाँ पर मसरन्ना लेता था मैं, वहाँ मैं मजगी रोज पीता था, वहाँ ये सब चीज़ें बराबर चलती थी। वहाँ पर आनंद था, वो भी आनंद आता था। अभी यहाँ पर हैं तो यहाँ इनको ना ज्वारी मिलती है, ना मसरन्ना मिलता है, ना ये कुछ मिलता है, लेकिन जो यहाँ का मिलता है। तो देश देश में जाने से हमारा शरीर पूरी देश में जीने की योग्यता हासिल कर लेता है। मुझे सब जगह का पानी सूट हो जाता है, मुझे सब जगह का भोजन सूट हो जाता है, क्योंकि मैं सर्वत्र। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या है, एक दिन पानी चेंज हो जाए तो दूसरे दिन तुम बीमार हो जाओ। बोलो, इसलिए आचार्यों ने कहा है सर्वत्र विचरण करो। तो आप हम सब लोग इन बातों को अच्छे से समझ करके भूमि का पूरी परीक्षण करते हुए आगे चलें। एक बात और यहाँ पर, उसके बाद आज की बात, क्योंकि 10:10 पर समाप्त करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मकान जमीन मंदिर के पास नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं? मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, शिखर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें आती। चलो, इसमें पहली बात, जैन मंदिर के पीछे मकान नहीं होना चाहिए। जैन मंदिर के पीछे मकान, जैन मंदिर के बाएं तरफ मकान नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में। लेकिन जैन मंदिर के सामने और दाहिनी तरफ आप मकान बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जैन मंदिर के पीछे नहीं होना चाहिए। शिव मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए, शिव मंदिर के, जैन मंदिर के पीछे नहीं होना चाहिए और शिव मंदिर के सामने नहीं होना चाहिए। विष्णु का मंदिर है, किसका? विष्णु मतलब राम का हो या कृष्ण का हो, राम का, ये विष्णु के ही अवतार है। किसके अवतार है? राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, ये मंदिर है। तो इनके मंदिर में के दाएं बाएं में मकान नहीं होना चाहिए, विष्णु मंदिर के दाएं बाएं में मकान नहीं होना चाहिए। और यदि देवियों के मंदिर हैं तो उनके चारों तरफ मकान नहीं होना चाहिए। देवियों के मकान के पास चारों तरफ कहीं भी देवियों से सावधान, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, वो कहीं भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे। इसलिए क्या ये व्यवस्था है। और रही बात मंदिर की छाया की, रही बात शिखर की परछाई की, यदि आपका मंदिर इस हिसाब से है तो शिखर की परछाई भी कोई तकलीफ दे नहीं है। और यदि मंदिर और मकान के बीच से रास्ता निकलता है तो शिखर की परछाई का कोई दोष नहीं होता। बीच से रास्ता निकल जाने पर मंदिर की परछाई भी पड़ेगी तो भी आपके मंदिर में किसी प्रकार का दोष नहीं होने वाला है। ये विशेष बात थी जो आप तक मैंने पहुंचा दी है। शेष बहुत सारी बातें हम लगातार करते रहेंगे। 10:10 हो चुके हैं और 10:10 के बाद बस ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।